कौन सी प्रोडक्ट्स आपके नज़दीक होती हैं कि रिस्क फ्री हैं, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर? प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अगर ये कहा जाए क्लियरिंग फैसिलिटेटर जो है वो इम्पोर्टर के बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करके बर्बाद कर सकता है। फिर वो फैसिलिटेटर नहीं, ऐसे बंदे को आप एजेंट ही कहें, ऐसे बंदे को फिर आप फैसिलिटेटर ना कहें। आज की गैस बिजनेस एकेडमिया और गवर्नेंस का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मल्टीपल कंपनीज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कराची यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्कॉलर और 12 साल से यूनिवर्सिटी फैकल्टी हैं। स्ट्रेटजी से कंप्लायंस और एंटरप्रेन्योरशिप तक इनकी इनसाइट्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से आती हैं। प्रेजेंटिंग यू अदिल बुखारी। कौन कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स जो आपके जहन के अंदर आती हैं कि हमें लोकल इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की करना चाहिए? हमारा अगर हर कंटेनर कस्टम्स पे उतरे और खुले और खुल के उसकी एग्जामिनेशन प्रॉपर हो, दिस इज नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इकोनॉमी अफेक्ट होती है आपके बजट से, और फिर बजट अफेक्ट होता है एक पॉलिसी से जो बंद किताब में कहीं से खुलती है और पता लग जाता है। या तो आप बनाए नहीं, लेकिन अगर आपने बनाई है तो उसको एक लंबे अरसे के लिए रिटेन रखें। क्या बनेगा इस मुल्क का? इस दिन का इंतजार है जब लोग रिटेलिएट करेंगे और इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। जब वो इंपोर्ट करके चीज़ यहाँ लाता है तो इंपोर्ट ड्यूटीज गेम के अंदर आती हैं, और जब तक वो सेल करने की हालत तक पहुँचती हैं उसका मार्जिन खत्म हो जाता है। कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी इसको पेमेंट करनी है। कौन सी वो गलतियां हैं जो बिगनर्स करते हैं? क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कॉम्पिटिटर्स आपके कौन है, कितनी क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं? एस्टिमेशन पे जाते हैं या कोई डिटरमिन एस्टिमेशन है कि इतना तो रख के चलना चाहिए? जो कंसाइनमेंट है वो 3 डेज के अंदर रिलीज हो गया, पर्टिकुलर चार्जेस है वही चार्ज होंगे। अगर एचएस कोड किसी प्रोडक्ट को गलत डिटरमाइन या गलत दे दिया जाए तो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। पहले मैनुअल के ऊपर हुआ करता था, तो मैनुअल में कुछ मामलात हो जाते थे, तो वो हम सबको पता है। एक कॉस्ट फिक्स्ड है, फिर पर डे बढ़ती रहेगी। पर डे के ऊपर आपके चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। मैं बताऊं आपको वो चार्जेस कितने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट है बट ये हकीकत है कि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकनॉमी बन चुका है। एक्सपोर्ट तो हम ना होने के बराबर ही करते हैं। आज का कोई यंग एंटरप्रेन्योर जब कोई चीज़ इंपोर्ट करने का सोचता है तो उसके जहन में आता है कि मैं इंपोर्ट करूँगा कोई भी ऐसी चीज़ जो लोकल मार्केट में डिमांड में, और उस पर बिजनेस करूँगा। पर जब वो इंपोर्ट करके चीज़ यहाँ लाता है तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ गेम के अंदर आती हैं, और जब तक वो सेल करने की हालत तक प्रोडक्ट पहुँचती हैं उसका मार्जिन ख़त्म हो जाता है। तो क्या वजूहत रहती हैं इसके पीछे? देखिए, एक चीज़ तो आपने बता दी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी हमारा जो इम्पोर्टर है, बिजनेसमैन है, वो ये सोचता है कि यार एक चीज़ मुझे चाइना में $500 की पड़ रही है और यहाँ पाकिस्तान लाके मैं उसको अच्छे मार्जिन में बेच सकता हूँ क्योंकि बड़ी महंगी पाकिस्तान में महंगी मिल रही है। तो ये कहता है कि क्यों ना मैं इसको लेकर आऊँ यहाँ पे, लेकिन वो इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देता है कि दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे ही वो ऑर्डर करेगा तो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगे, एलसी के चार्जेस होंगे, बैंक के चार्जेस होंगे, पहली बात। दूसरा, फिर फ्रेट के चार्जेस होंगे। उसके बाद फिर करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से डॉलर की या जो भी करेंसी है उसकी फ्लक्चुएशन के चार्जेस होंगे। उसके बाद आएगी कस्टम ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ के बाद सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज़, ये सारी इसको पेमेंट करनी है। अच्छा, अब जब वो इनसे भी हो सकता है वो कैलकुलेट कर ले, ठीक है, वो कैलकुलेट सही भी करे क्योंकि उसको ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि जी ये कैलकुलेशन होनी है, कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ देनी है, वो ये भी कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद उसको पोर्ट के स्टोरेज चार्जेस देने हैं, कंटेनर मंगाए तो कंटेनर के डिटेंशन चार्जेस देने, कस्टम्स अगर वहाँ कुछ रेगुलेटरीज हैं जो उसको नहीं पता कि कुछ रेगुलेशंस मुझे पूरी करनी है। यानी फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार मुझे बाहर से चॉकलेट मंगवानी है, तो शायद उसको ये नहीं पता कि उसको हलाल सर्टिफिकेट देना है, फूड अथॉरिटीज़ के और सर्टिफिकेट्स देने हैं, क्वालिटी टेस्टिंग देनी है, ठीक है, एक्सपायर्ड ना हो प्रोडक्ट उसको देखना है। तो ये सारी की सारी रेगुलेशंस हैं जो कि एक इम्पोर्टर है जिसको ये सारी चेक लिस्ट एक बनानी होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा और क्या चार्जेस हैं? अगर उसने कोई कंसल्टेंट हायर किया, नहीं क्लियरिंग एजेंट हायर किया है, तो क्लियरिंग एजेंट के फीस देनी है। अपने पोर्ट से या एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने। फिर उसको रेगुलेशंस, कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंटेशन में फ्लक्चुएशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो पोर्ट से प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं हो रही, आपकी गुड्स सामान रिलीज़ नहीं हो रहा। जब रिलीज़ नहीं हो रहा तो उसको पोर्ट के चार्जेस उस वक्त तक देने हैं। यानी जब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ अपनी किसी वेयर हाउस में रखवाई और वो वेयर हाउस से जब तक आप निकालेंगे नहीं तो
और आपकी तो ख्वाहिश है ना कि यार मेरी वेयर हाउस में पड़ी ना रहे और फ़ौरन मेरे पास मौजूद हो जाए चीज़। तो जब तक पोर्ट पे वो चीज़ पड़ी रहेगी उसके चार्जेस पर डे के हिसाब से चलते रहेंगे। कंटेनर में आइए तो कंटेनर के डिटेंशन चार्जेस होंगे, ठीक है? तो ये डिटेंशन चार्जेस भी चलते रहेंगे, पर डे के हिसाब से मुख्तलिफ रेट बढ़ता चले जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो ये सोचता है कि भाई मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन जो है, मैं समझ लो कि मैं $500 की चीज़ बड़े अच्छे ह्यूज मार्जिन में बेच लूँगा, ठीक है? और उसके ऊपर $500 ही कमा लूँगा, लेकिन उसको पता चलता है कि नहीं, कभी-कभी लॉस भी हो जाता है, कभी-कभी उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी हो जाता है। अच्छा, कोई नया बिगनर जो इम्पोर्ट मार्केट के अंदर एंटर हो रहा हो या इम्पोर्ट बिजनेस के अंदर एंटर हो रहा हो, तो कौन सी वो गलतियां हैं जो अमूमी तौर पर इनिशियल बिगनर्स करते हैं? सबसे पहले तो इम्प्रॉपर प्लानिंग, हम्म जैसे अभी हमने बात करी कि भाई आपने ये चीज़ प्लान करनी है कि जैसी प्रोडक्ट अगर आपकी इंपोर्ट होनी है या एक्सपोर्ट होनी है तो उसकी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो, ठीक है? जितनी भी कंप्लाइंस हैं, जितनी भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे के सारे रेडी हों उसके पास। क्योंकि अगर वो चीज़ें रेडी होंगी तो उसकी कॉस्ट के ऊपर जो बर्डन है उतना कम होगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात हम्म करी कि जी स्टोरेज चार्जेस वगैरह वो कम से कम होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी है। दूसरी चीज़ कि आपको उससे भी पहले मार्केट नीड आइडेंटिफाई करनी है कि क्या जो मैं प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ उसकी मार्केट में कितनी नीड है, लोग उसको पसंद भी करते हैं। लोग क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज, इवॉल्विंग चेंजेस हैं, होते चले जा रही हैं, तो क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर कॉम्पिटिटर्स को देखने के कॉम्पिटिटर्स आपके कौन है, कितनी क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं, उनके पास कॉम्पिटिटिव एज क्या है। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो कि गलती करते हैं हमारा इंपोर्टर मंगवाने की जल्दी में होता है कि जी हमें एक चीज़ मैं मंगवा लूँ और बेच लूँ, लेकिन उसके पीछे पूरी एक साइंस है, एक सिस्टम डेवलप करना होता है, पूरी प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी होती है इसके लिए। बिजनेस के पास आज की तारीख में कोई कैलकुलेटर है या कोई मैकेनिज्म है जिससे वो अंदाज़ा लगा सके, जैसे कि मुझे ये चीज़ इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते पाकिस्तान के अंदर ये कितने की पड़ जाएगी मुझे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले ये बात स्टार्ट होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे सपोज ये एक कप है, ठीक है? आई वांट टू इंपोर्ट दिस कप। तो अब कप जो है ये हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज में इसको कप कहा जा रहा है, हो सकता है चाइना में इसको कुछ और कहा जाता हो, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में कुछ और ही कहा जाता हो। जो कस्टम्स की लैंग्वेज है उसमें इसको, इसका डॉक्यूमेंटेशन या डिस्क्रिप्शन तो होती है, लेकिन इसको कप के हिसाब से नहीं कहा जाएगा, इसको एक कोड अलाइन कर दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं एचएस कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। अब पाकिस्तान में अगर हम हैं तो ये बेसिकली जो कोड है एचएस कोड, दैट इज टैरिफ। तो पाकिस्तानी है तो इसलिए पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ। तो वो जो कोड होता है ये डिटरमाइन करता है, यानी हमने एक प्रोडक्ट को ये एक कोड अलॉट कर दिया, वो जो कोड है तो वो कोड सब बताएगा कि इसके ऊपर, इस कोड के ऊपर कितनी ड्यूटी है, कितना सेल्स टैक्स है। हम उस कोड की मदद से कैलकुलेट करते हैं, पहली बात तो ये। और फिर उसके बाद अच्छा, इससे ये पता चलता है कि जी इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 5% है, 10% है, 20% है, जितनी भी परसेंटेज ड्यूटी है इसके ऊपर फिर सेल्स टैक्स वगैरह। उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं कि जी कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और पोर्ट चार्जेस। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कोई बना हुआ नहीं है कोई चीज़ ऐसी ना, कि यानी कोई टूल, मुख्तलिफ लोगों ने अपने पर्सनल टूल्स बनाए हुए हैं, हमने भी अपने टूल्स इसी तरीके से बनाए हुए हैं, कुछ मुख्तलिफ शीट्स बनाई हुई हैं, कुछ इसी किस्म के हमने भी टूल्स बनाए हुए हैं। तो जो हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम उनको फिर बताते हैं कि भाई अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ये पड़ जाएगी, लेकिन कोई भी इसको कस्टम्स के चार्जेस तो हम बता सकते हैं अपनी एक्सपीरियंस यूज़ करके। मैं ये तो बता सकता हूँ इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी वगैरह क्या बनेगी, लेकिन अब इसमें ये जो गलतियाँ इम्पोर्टर करता है ना कि उसमें रेगुलेशंस नहीं है, तो स्टोरेज चार्जेस क्या बनेंगे, डिटेंशन क्या बनेंगे, तो इसकी वजह से ये कैलकुलेट करना एग्जैक्टली मुमकिन नहीं होता। तो फिर एस्टिमेशन पे जाते हैं या कोई डिटरमिन एस्टिमेशन है कि इतना तो रख के चलना चाहिए? हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का जो है ना वो इसी को फॉलो करते हैं कि अगर हम ये देख रहे हैं कि जी कुछ थोड़ा सा हमें हायर साइड पे चीज़ें रख सकते हैं, तो हम हायर अपनी कॉस्ट रखते हैं। ठीक है, मैं अपने कस्टमर्स को यही मशवरा देता हूँ कि आप जो अगर कहीं पे अपनी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो आप ये देखें कि ये आपको हायर साइड पे पड़ेगी। अगर वो हायर साइड पे नहीं पड़ी तो दैट वुड बी योर प्रॉफिट, आप तो खुश होंगे। लेकिन अगर आपने कम मार्जिन पे मंगवाया और वो आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई तो ये फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम का बायस हो जाएगी। अच्छा, अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए एक रिलायबल कस्टम्स फैसिलिटेटर का होना ज़रूरी है, जो आपको एस्टिमेट सही बना के दे। देखें, अब ये जो कप है फॉर एग्जांपल, इसके काफ़ी सारे एचएस कोड्स हो सकते हैं। हो सकता है ये कप प्लास्टिक का
हो सकता है ये स्टील का हो सकता है ये सेरेमिक वगैरह जो भी है ये हो। तो अब एक इवैल्यूएटर को या एक फैसिलिटेटर जो आपको अगर एक कंसल्टेंट है, जो कस्टम्स कंसल्टेंट है, उसने आपको ये बताना है कि इसके ऊपर ये ड्यूटी बनेगी। अगर एक कस्टम्स फैसिलिटेटर आपको ये सही से डिटरमाइन करके नहीं दे रहा, तो आपका जो गुड है, जब एग्जामिनेशन होगी कस्टम्स में, असेसमेंट होगी, तो वहाँ पे जाके आपको ऑफिसर आपको री इवैल्यूएट करेगा। अगर आपने कम डिक्लेयर करी होगी अमाउंट, तो उसको कहेगा कि भाई इसकी ये मतलब इन्हेंस करूंगा, ये बढ़ाऊंगा। तो जब आप अपनी बिजनेस की कैलकुलेशन करें, तो आपके पास एक फैसिलिटेटर ऐसा प्रॉपर होना चाहिए जो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दे। फिर आपकी प्रोडक्ट आने से पहले, पोर्ट पे पहुंचने से पहले, वो आपको ये बता के दे कि भाई ये रेगुलेशंस, ये इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, ताकि जैसे ही पोर्ट के ऊपर आपका कंसाइनमेंट पहुंचे तो आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, आपके पास कंप्लायंस पूरी होगी, रेगुलेशंस पूरी होंगी, तो ना फिर तो कोई, जब देखिए ना, सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ से इमिग्रेशन करके बोर्डिंग करा रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप खटाखट हर डोर स्टेप पे जाएंगे और सीधे जाते रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कंसाइनमेंट का भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप उसको सबमिट कराएंगे, वो सारे आपके हर स्टेप पे आप क्रॉस करते रहेंगे और फटाफट आपका कंसाइनमेंट रिलीज होके आ जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो मेरे कस्टमर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर्डल फेस नहीं करनी पड़ती। थोड़ा सिस्टम ग्लिचेस और ये वो सारी चीज़ें जो वक्त का एक हिस्सा है, जो कि एक पूरा प्रोसीजर का हिस्सा है, वो तो एक आते ही हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम उनको सारी चीज़ें पूरी करा के देते हैं, पहले सिर्फ तैयारी करा के देते हैं, और जैसे ही वो उनका कंसाइनमेंट पोर्ट पे आता है, कभी कभी विद इन सेम डे और कभी कभी एक दिन या सेकेंड डे, तो 3 दिन के अंदर अंदर उनका कंसाइनमेंट रिलीज होता है। अच्छा, 3 दिन का मार्जिन ऐसा होता है कि पोर्ट के ऊपर कुछ चार्जेस, जो पोर्ट के चार्जेस होते हैं ना, तो उन्होंने भी फ्री डेज दिए हुए होते हैं कि भाई अगर आपका जो कंसाइनमेंट है वो 3 डेज के अंदर रिलीज हो गया, तो वो एक सेम पर्टिकुलर चार्जेस है, वही चार्ज होंगे। यानी पहले दिन भी अगर आप उसको कंसाइनमेंट को अपने पास एग्जिट करेंगे, गेट आउट करेंगे, तो भी वही चार्जेस देने हैं, 3 दिन बाद करेंगे तो भी वही चार्जेस देने हैं, वो फ्री डेज कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि फ्री डेज के अंदर कंसाइनमेंट रिलीज होके हमारे कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंच जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें 95% समझ लें कि 90% समझ लें कि हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये एचएस कोड का आपने बताया, तो अगर एचएस कोड किसी प्रोडक्ट को गलत डिटरमाइन या गलत दे दिया जाए, तो उसकी कोई फाइनेंशियल कॉस्ट होती है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एचएस कोड तो बेसिकली ये डिटरमाइन कर रहा है कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और ये सारी ड्यूटीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहला एक बेंचमार्क है। तो अगर वही आपने गलत रखा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एक प्रोडक्ट है जो जिसकी ड्यूटी 5% है, अब मेरे कहने से कुछ नहीं होता। देखिए, प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि हम यहाँ से डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारी क्या प्रोडक्ट है। एक हमारे पास इनवॉइस होती है, एक हमारी पैकिंग लिस्ट होती है, हम उसमें प्रोडक्ट को डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है हमारी। ठीक है, ये इसकी कितनी क्वांटिटी आ रही है, इसकी प्राइस ही आ रही है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं एचएस कोड की। हम उसमें एचएस कोड रखते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट आ रही है ये फॉल करती है इस एचएस कोड के अंदर, और हम उसको ही बताते हैं कि अगर हमने इसको कम रख दिया, यानी 5% रख दिया, हर बंदा, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ मंगा रहा हूँ या मेरा कस्टमर मंगा रहा है, वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि यार एक चीज़ हायर ड्यूटी में वो पे करे, खुद से कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो वो लोग अक्सर ये करते हैं कि भाई कम से कम ड्यूटी रखें, ठीक है, ताकि निकल जाए। लेकिन उसको ये रखना नहीं चाहिए जब तक वो इसको प्रॉपरली जस्टिफाई ना करे, या अगर आपने कम ड्यूटी रखी भी है, दैट शुड बी जस्टिफाइबल। ठीक है, कि उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए, बेसिक्स होनी चाहिए। अगर वो आपने एचएस कोड एक डिटरमाइन किया और कस्टम्स इवैल्यूएटर ने उसको फिर ये कहा कि नहीं यार ये तो आपने गलत डाला हुआ था, क्योंकि कंप्लाइंस के इश्यूज हैं ये तो, क्योंकि अब कस्टम्स चेंज हो गया है। पहले मैनुअल के ऊपर हुआ करता था, तो मैनुअल में कुछ मामलात हो जाते थे। ठीक है, वो हम सबको पता है। जब कस्टम्स की बात आती है या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की बात आती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, करप्शन की भी बात आती है, बहुत सारी इस तरह की बातें आती हैं। तो जब से डिजिटलाइजेशन हो गई है ना, तो ये करप्शन का मैटर है, ये थोड़ा सा कम हो गया है लकीली, और कंप्लाइंस की बात ज़्यादा आ गई है। तो ये आपका राइट एचएस कोड ये डिटरमाइन करके आपको देता है कि आपकी प्रोडक्ट की ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने यही गलत लगा दिया, तो आपकी आगे की सारी कैलकुलेशन ख़राब हो गई।
ठीक है। जब कैलकुलेशन खराब हो गई तो आपने ऑब्वियसली बात है आपके पास अपने जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो खराब हो गई, जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके पास आ रही है वो आपने गलत कैलकुलेट करी। वो उसको गलत कैलकुलेट करने की वजह से आपने जो अपने कस्टमर कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स की वजह से अपने कस्टमर को जो प्राइसेस दी हुई हैं वो गलत हो गई। तो इसका इम्पैक्ट तो लॉन्ग टर्म है। तो आपका जो HS कोड है उसको सही डिटरमाइन करना सबसे पहला स्टेप है इस पूरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस को दुरुस्त करने का। सही सही। अच्छा, ये कस्टम एवेल्युएशन क्या होती है एग्जैक्टली, और कस्टम एवेल्युएशन के बाद ये कस्टम अथॉरिटीज और इम्पोर्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता देखिए, आपका प्रोडक्ट कोई भी जब पोर्ट पर आया तो सबसे पहले यू डिक्लेयर योर क्वांटिटी और योर प्राइस और उसकी डिस्क्रिप्शन विद HS कोड, ठीक है। है? और आपने कहा कि भाई इसके ऊपर इतनी कस्टम ड्यूटी बनेगी, यू डिक्लेयर योर सेल्फ, आपने खुद ये डिक्लेयर किया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि आपने डिक्लेयर कर दिया और दूसरे ने मान लिया, ठीक है। वरना तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो मेरा जो माल है वो तो 0% ड्यूटी है, इसमें तो कुछ सही। भी ड्यूटी नहीं लगती, भाई मैं तो आवाम की खिदमत के लिए मंगा रहा हूँ ये, ठीक है। तो अब उसमें जैसे ये हम इसको सबमिट कराएंगे, अब इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कराते हैं, जैसे हम कहते हैं गुड्स डिक्लेरेशन, जैसे जो हम सबमिट कराते हैं, जो हम एक पूरा फॉर्म बनाते हैं, जैसे हम ईमेल वगैरह बनाने के लिए किसी भी गूगल फॉर्म समझ लें, तो उसे गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें हम सारे पर्टिकुलर्स इसमें डिक्लेयर करते हैं, तो इसीलिए गुड्स डिक्लेरेशन। अब ये हम जब सबमिट करते हैं ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं इसको, एक हमारा एक पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे हम PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो कहते हैं, इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको सबमिट करते हैं। जब हम सबमिट करते हैं अक्सर ऐसा होता है कि या तो अगर आप एक प्रॉपर अच्छे कंप्लायंस को फॉलो करने वाले एक ट्रेडर हैं तो वी हैव 3 कैटेगरीज, ग्रीन चैनल, येलो चैनल और रेड चैनल। इसकी अभी हम बात करते हैं। ग्रीन चैनल का मतलब ये होता है कि आपने गुड्स डिक्लेयर किए और आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कस्टम्स के रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ने आपको कई दफ़ा इवेल्यूएट कर लिया कि आप बहुत बिल्कुल सही, और वो ग्रीन से आपको बार बार रेड और येलो में भी भेजता रहता है, वापस दोबारा से ग्रीन से येलो में भी कर देता है, ताकि ऐसा ना हो कि पता चला अब आपने कहा कि यार ये तो सही फॉलो कर रहे हैं, यानी कस्टम्स के रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ने कहा ये तो सही है, तो इनको बस जाने दो, इनकी ना एग्जामिनेशन करो ना असेसमेंट करो, जो इन्होंने गुड्स डिक्लेयर किए हैं उसी के ऊपर इनको रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो वो बार बार उसको रिसर्च करके चेक भी करते रहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अब बेईमान हो गए हो, पहले सही थे, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने ग्रीन की बात कर ली। उसके बाद होता है येलो। येलो ये कहता है कि यार ये ना रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो ये कहता है प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है ये, कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना, जो इन्होंने क्वांटिटी वगैरह की है, ये शिपिंग के डॉक्यूमेंट से मैच है, तो इसलिए इसको खाली असेसमेंट कर लो। यानी ये क्वांटिटी जो एग्जामिनेशन में तो पूरी ये डिटेलिंग होती है कि जो इन्होंने डिक्लेयर की है गुड्स, ये वही डिक्लेरेशन है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने LED बल्ब मंगाए, ठीक है, मैंने डिक्लेयर किया, ऑब्वियसली बात है LED बल्ब की प्राइस में और स्मार्ट LED बल्ब की प्राइस में फ़र्क होगा। तो अब मैं मंगवाऊँ स्मार्ट LED बल्ब, लेकिन मैं डिक्लेयर कर दूँ उसको LED बल्ब्स, तो कस्टम्स उसको इवेल्युएट करेगा, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक एग्जामिनेशन का स्टेप है कि जहाँ पे मैंने गुड्स जब डिक्लेयर करी तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में उन्होंने इसको कंफर्म किया कि भाई जो मैंने कहा है एग्जैक्टली वही चीज़ आई है, और उसकी उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बना ली, ठीक है, कि क्या मेरी क्वांटिटी सही है जो मैंने सही डिक्लेयर की है, क्या मैंने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन कही थी वो डिक्लेयर की है जो वो प्रॉपर है, क्या मैंने ओरिजिन जो डिक्लेयर किया था वो ओरिजिन सही है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये चाइना की प्रोडक्ट है, चाइना से मुराद के शायद ये थोड़ी सस्ती होगी, ठीक है, कंपैरेटिवली इटली की प्रोडक्ट के। तो ये चेक करते हैं कि भाई ये जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाई है ये वाकई सस्ती प्रोडक्ट मंगाई है, या क्योंकि एक ही चीज़ के 2 वेरिएंट्स हैं ना। यानी फॉर एग्जांपल आप एयरपॉड आईफोन के मंगवा लें और एयरपोर्ट जो लोकल हैं वो अगर आप मंगा लें तो उसके रेट्स में, उसकी प्राइसेस वगैरह में फ़र्क होगा। तो इस किस्म की चीज़ें वो इवेल्युएट करते हैं, वो इवेल्युएट करके अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके उसके सब चीज़ों को फाइनलाइज करके फिर वो असेसमेंट में भेजते हैं, जिसे अप्रेजमेंट भी कहते हैं। तो अप्रेजमेंट ये कैलकुलेट करता है वहाँ पे कि अब जो ये प्रोडक्ट है उनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट उनके पास डाटा है, प्रीवियस ट्रेडर का डाटा है, इंटरनेशनल डाटा है उनके पास, कुछ वैल्यूएशन रूलिंग्स हैं उनके पास, जिससे वो डिटरमाइन करते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या रेट है, क्या इसकी प्राइस है। तो उसके बाद फिर वो बताते हैं कि भाई वेदर यू हैव डिक्लेयर्ड इट राइट, और या फिर आपने उसको गलत डिक्लेयर किया। अगर आपने गलत डिक्लेयर किया होता है तो फिर आपको ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है, और अगर आपने इसको सही डिक्लेयर किया हुआ होता है तो फिर वो आपकी बात को रीअफर्म करते हैं और
गुड्स क्लियर हो जाती हैं। तो कोई पेनल्टी भी लगाते हैं अगर डिक्लेयर कर दें? बिल्कुल, अगर हम इसको गलत डिक्लेयर करते हैं तो अब पहले वो ये देखते हैं कि भाई क्या ये जानबूझ के इन्होंने गलत डिक्लेयर किया है। एक ऐसी भी चीज़ होती है कि देखिए एक इंसान की गलती से भी कोई चीज़ हो जाती है ना, तो कस्टम्स उसको मार्जिन देता है कि हाँ यार ये हो सकता है इन्होंने मिसजज कर लिया हो, तो वो उसको पेनल्टी नहीं होती। वो कहते हैं कि देखो आपने 5% पे डिक्लेयर किया था, लेकिन ये 10% का आइटम था, तो इसलिए आप 10% जो है वो इसको ड्यूटी दे दें, ठीक है, मैंने 5% मजीद इसकी ड्यूटी दे दें, सारी चीज़ें, और सेल्स टैक्स भी बढ़ जाता है, इनकम टैक्स भी बढ़ जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि क्वांटिटी के ऊपर आपने कोई जानबूझ के कोई अगर ऐसी चीज़ की हो कि आपने क्वांटिटी छुपा ली, पता चला भी 5 आपने डिक्लेयर किए हैं लेकिन अंदर से पीस निकला है 500, या आपने अंडर इनवॉइसिंग इस किस्म की हुई है, कोई चीज़ कंसील करके ऐसी कोई चीज़ की हुई है कि जो उनको पता चल जाए कि भाई ये जो चीज़ है ना ये जानबूझ के की हुई है, क्योंकि उनका भी एक स्मार्ट सिस्टम होता है, वो भी काम कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर फिर पेनल्टी लगती है। बस अगर मिस्टेक अनइंटेंशनली हो तो पेनल्टी नहीं है, बट इंटेंशनली करी जाए तो फिर उसको पेनल्टाइज उसको भी एक मैकेनिज्म होता है, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं कि कौन सी चीज़ इंटेंशनल है और कौन सी चीज़ इंटेंशनल है। एक और चीज़ है, जब इम्पोर्टर जाता है इम्पोर्ट करने के लिए, तो कौन सी चेकलिस्ट उसके जहन के अंदर होना चाहिए कि भाई ये एक तो आपने बताया कि सारी डॉक्यूमेंटेशन क्या कहते हैं कंप्लीट होना चाहिए क्लियरेंस के लिए, उसके अलावा कौन सी चेकलिस्ट है कि अगर लेट से मैं कोई गाड़ी इंपोर्ट करने अगर सोचता हूँ तो मैं ये देखूँ ये 5 चीज़ें, ये 4 डॉक्यूमेंट मेरे पास आज होना चाहिए ताकि स्मूथली गाड़ी इंपोर्ट होके मेरे घर आ जाए। कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपके पास जो अगर किसी ने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है, मुझे कहता है कि सर मैंने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट की है, तो मैं सबसे पहले उसको कहता हूँ भाई आपने अपनी इनवाइस और पैकिंग लिस्ट शेयर करें, ठीक है। इनवाइस को मैं देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है, पैकिंग लिस्ट को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि क्वांटिटी क्या है, ठीक है, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन क्या है। अच्छा, साथ में मैं उनको कह देता हूँ इसके जो अगर ये प्रोडक्ट है ये कोई टेक्निकल नॉलेज की कोई मशीनरी वगैरह है तो आप इसका ब्रोशर भी मुझसे शेयर करें। फिर मैं खुद भी एनालाइज करता हूँ कि जो इन्होंने प्राइस वगैरह डिक्लेयर की है ये उसके हिसाब से है, ठीक है। जो फिर मैं उसका एचएस कोड डिटरमाइन करता हूँ, हमारी जो टीम है वो पूरी करती है, मैं खुद भी करता हूँ कि जी ये आपकी ये फला एचएस कोड में जाएगा, ठीक है। फिर इनवाइस देख के मुझे ये भी पता चलता है कि इनको टर्म्स क्या है, यानी ये एफओबी है, एक्स वर्क्स है या सीएफआर है, ये भी अभी हम बात करते हैं। तो फिर हम इसको ये चेक करते हैं। पैकिंग लिस्ट में भी इसी किस्म से हम टैली की ये चीज़ें, पैकिंग लिस्ट और इनवाइस टैली हो रही है, ठीक है, इसके डायमेंशन कितनी है, वेट कितना है, उसको हम देखते हैं। इसके बाद फिर हम बिल ऑफ लीडिंग को चेक करते हैं, उसमें हम देखते हैं करियर की इन्फॉर्मेशन क्या है, कब आ रहा है ये प्रोडक्ट, जो आपने पैकिंग लिस्ट और इनवाइस में डिक्लेयर किया हुआ है, बिल ऑफ लीडिंग में भी उसी किस्म की चीज़ें डिक्लेयर हुई हुई हैं। फिर हम ये देखते हैं इसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या है, यानी ये कहाँ की प्रोडक्ट बनी हुई है, तो इसका कोई ओरिजिन का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कि ये चाइना की है तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी। ये सारी चीज़ें कंफर्म कर रही हैं। जो इनवाइस की चीज़ें हैं वो सारी की सारी, ये सारे जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो रिकन्फर्मेशन हो रही है, ठीक है, ताकि चीज़ों को सही तरीके से इवेल्युएट किया जा सके। फिर उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट इस नेचर की है कि जैसे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास, रेगुलेशन सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। कोई फूड ग्रेड है तो फिर आपके हलाल अथॉरिटी, कोई चीज़ ऐसी है जो जल्दी कंज्यूमेबल कोई है तो उसकी एक्सपायरी कब तक की है, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। इस तरीके से गाड़ी की अभी आपने बात करी तो उसकी भी मुख्तलिफ इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई क्या वो गिफ्ट स्कीम के थ्रू मंगवाई है, क्या वो कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए मंगाई है, तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कि उसमें पासपोर्ट वगैरह है, सारी जो स्कीम्स हैं, जो जितने भी इसके एसआरओज हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, उसके हिसाब से कंफर्म हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स। तो हम इन चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे गो अहेड सिग्नल देते हैं। डैमरेज एग्जैक्टली क्या होता है और ये डैमरेज कैसे जो इम्पोर्टर है उसका सारा मार्जिन ख़त्म कर देता एक चीज़ है डैमरेज और एक है डिटेंशन। मैं आपको दोनों चीज़ें बताना है? चाहूँगा, सही। ठीक है। देखें, जब भी कोई प्रोडक्ट आपके पोर्ट पर आती है तो फॉर एग्जांपल एक कंटेनर आपने मंगवाया, किसी भी चीज़ राइस का कंटेनर मंगाया या कोई भी रॉ मटेरियल, आपने प्लास्टिक दाना मंगवा लिया, ठीक है, प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड जिसे कहते हैं, वो आपका कंटेनर पोर्ट के ऊपर आके वेसल से ऑफलोड लोड हुआ और पोर्ट पे कोई भी केजीटीएल है, केआईसीटी है, एसएपीटी है, पोर्ट कासिम है, किसी भी पोर्ट पे वो ऑफलोड हो गया, ठीक है। अब जो भी टर्मिनल है, यानी जितने भी ये मैंने आपको नाम लिए, इनमें से ऑब्वियस सी बात है वो आपका कंटेनर रखने के चार्जेस लेंगे, ठीक है, जब तक कस्टम्स उसका पूरा नहीं हो जाता। ये पूरी जो प्रोसीजर है कस्टम्स का इवैल्यूएशन की, जब हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो जब तक पूरा नहीं हो जाता ये सिस्टम, तो आपका कंटेनर पोर्ट पे मौजूद रहेगा। कुछ डेज शिपिंग अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब ये कि एक बेंचमार्क रेट है
कि अगर फॉर एग्जांपल वो 5 दिन पोर्ट के ऊपर रहा वो कंटेनर, तो सपोज $200 या $150, सपोज एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो आपसे चार्ज करेंगे, चाहे आप पहले दिन निकाल लो चाहे आप 5वें दिन निकाल लो। फिर 5वें दिन के बाद वो पर डे के हिसाब से स्टोरेज कॉस्ट शुरू हो जाती है, उसके ऊपर मजीद पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। बस एक कॉस्ट फिक्स्ड है, फिर पर डे बढ़ती रहेगी। पर डे बढ़ती रहेगी, तो दैट इज डेमरेज कॉस्ट। सही ठीक है, अच्छा और उसको हम स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं कि वो स्टोर आपने एक जगह किया हुआ है, इसको स्टोरेज कॉस्ट भी हम कहते हैं। तो वो पर डे के हिसाब से बढ़ती रहती है। सही, यहाँ पे समझ में आ गई। डिटेंशन रह गया। अब रह गया डिटेंशन। अब डिटेंशन क्या है कि आपने जो कंटेनर, यानी फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्टर हैं, आप इंपोर्टर ने मंगवाया ना, तो इसका भी इंपोर्टर के ऊपर ही इसका जो बर्डन है वो जाता है कि आपका जो माल है, जो कंसाइनमेंट है, वो आपके कंटेनर में आया, तो कंटेनर आपने किसी शिपिंग कंपनी से चार्ज किया होगा, परचेज किया होगा या रेंट पे लिया होगा। अब वो जब तक आप कंटेनर वापस शिपिंग कंपनी को नहीं देते तो उसके चार्जेस आपको पड़ते रहेंगे। उसमें फिर ये सूरत हाल होती है कि शिपिंग कंपनी भी कहीं पे 7 डेज फ्री देती है। जैसे पोर्ट शिप से कंटेनर ऑफलोड हुआ और पोर्ट पर आया, तो अब आपने ऑफलोड होने के बाद 7 डेज के अंदर रिटर्न करना है अपना कंटेनर, यानी जो आपने शिपिंग कंपनी से खाली लिया हुआ है, करके। अगर खाली करके देना है। अगर आपने नहीं दिया तो उसके ऊपर पर डे के ऊपर आपके चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। और मैं बताऊं आपको वो चार्जेस कितने होते हैं, वो $100 to $500 पर डे के हिसाब से चार्जेस होते हैं पर डे। अब आप सोचें कि अगर आपको $100 से $500 या उससे भी ज़्यादा पर डे अपनी इन डॉक्यूमेंटेशन के वजह से, कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी नहीं है, आपकी सर्टिफिकेशंस पूरी नहीं है, या आपके कस्टम्स में आपने मिस डिक्लेरेशन कोई चीज़ की है, आपने पूरी प्रॉपर उसको प्रोसीजर को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया हुआ, किसी भी वजह से डिले हो रहा है, तो आपका कितना नुकसान होगा पर डे के हिसाब से। कि डॉलर्स में बात हो रही है ये। अच्छा, अंडर इनवॉइसिंग, जब हम इम्पोर्ट की बात करते हैं, अंडर इनवॉइसिंग एक ऐसी टर्म है जो बहुत यूज़ होती है और ऐसा लगता है कि इम्पोर्टर्स का ये टैक्टिक्स है पैसे बचाने की, तो कितनी हकीकत है इसमें? देखिए बहुत सारे इंपोर्टर्स ये काम कर रहे हैं अंडर इनवॉइसिंग का। यानी फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट $500 है, लेकिन मैंने उसको कहा कि यार मैं $50 की डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये दैट इज़ अंडर इनवॉइसिंग। ठीक है, तो इसका फ़ायदे से ज़्यादा इसके नुकसान है। देखो फ़ायदा तो यह है कि चलो जी, अगर आपका बच गए आप तो फिर बच गए, ठीक है, आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन अब जो कंप्लायंस के इश्यूज़ और सारे मॉडर्न ट्रेड सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके बाद एआई की जो है इन्वॉल्वमेंट है, इसके अलावा अगर आपके क्लियर भी हो गए तो उसके बाद पीछे पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट के इश्यूज़ हैं। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट भी होता है इसका। तो अगर आप फिर पकड़े जाते हैं तो आप सिर्फ अकेले ही ख़राब नहीं हो रहे। बीइंग अ क्लियरिंग एजेंट, अगर मैं आपका कस्टम्स कंसल्टेंट है तो आपका नाम भी डूब रहा है, आपके इंपोर्टर का नाम भी डूब रहा है, बीइंग एन इंपोर्टर आपका भी नाम डूब रहा है। ठीक है, आपका कस्टमर्स के ऊपर आपका ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, फिर आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग रही हैं, गवर्नमेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर ख़त्म हो रहा है, पेनल्टीज़ जो है इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसा भी लग रही हैं। फिर इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ इम्प्रेजमेंट्स वगैरह भी हैं कि जिस लेवल का आपने फ्रॉड किया है उसके हिसाब से। तो ये सारे इसके फिर पेनल्टीज़ हैं। अच्छा, ये आपने पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट का टर्म यूज़ करा, तो क्लियरेंस के बाद ऑडिट क्यों होता है और क्या सिलसिला होता है इसका? ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ना, सही। कि एग्जामिनेशन होती है आपके, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जैसे आप बनाते हैं। तो इसी तरीके से कस्टम्स में भी ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट होता है, वो ये कहता है कि यार हो सकता है कि जो ऑफिसर है उससे भी कोई चीज़ मिस हो गई हो, इंसान है तो, और सिस्टम में भी कोई चीज़ ग्रीन चैनल के थ्रू हो गई हो, या किसी ने जानबूझ के कोई करप्शन ही की हो, या गलती से हुई हो, कि कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रैंडमली ऑडिट्स होते हैं। सही। ठीक है, जो हाई रिस्क आइटम है खासतौर पे उनके ऊपर ज़्यादा एजिलिटी से होते हैं, और जो लो रिस्क आइटम है उनको तो उसके ऊपर इतना टाइम नहीं दिया जाता। अच्छा, ये अंडर इनवॉइसिंग एग्जैक्टली होती क्या है? देखिए अंडर इनवॉइसिंग ये होती है कि कोई चीज़ $500 की है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बात करी है $100 की है, आपने उसको $10 में डिक्लेयर कर दिया। यानी सही। आपने, जब हम गुड्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक चीज़ है जो मैंने ₹100 की खरीदी है, लेकिन मैंने इसको ये डिक्लेयर किया यार ये तो मैंने ₹10 की खरीदी है। अब जब ये कस्टम्स वालों के पास जाती है तो वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है, एग्जामिनेशन होती है उसकी, और ये चेक करते हैं, वैल्यूएशन रूलिंग्स बनी हुई हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से कस्टम्स नहीं बनाई हुई हैं कि यार ये प्रोडक्ट
इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी एवर चेंजिंग है ना, कि प्राइसेस हर वक्त चेंजेस हो रही हैं, पेट्रोल की हर वक्त प्राइस चेंज होती है और कमोडिटीज़ की प्राइस चेंज होती है। तो वो ये एवेल्यूएट करती है कि जो इस शख्स ने या जिस इम्पोर्टर ने एक चीज़ डिक्लेयर की हुई है, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। यानी वो आपकी बात पे अंधा एतमाद तो नहीं करेंगे कि यार मैं कहूँ कि ये चीज़ 10 रुपये की है, मुझे ड्यूटी देनी थी 100 रुपये के ऊपर, लेकिन मैं 10 रुपये की ड्यूटी देख के खुशी खुशी आ जाऊँ, तो ये ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा। सही बात। तो एवेल्यूएशन होगी उसकी, तो दैट इज अंडर इनवॉइसिंग। एक और चीज़ लोग यूज़ करते हैं, स्मार्ट टैक्स एंड इलीगल टैक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है, और इंपोर्ट की दुनिया में से क्या मायने होते हैं? स्मार्ट टैक्स प्रैक्टिसेस ये हैं कि आपके पास जो बेनिफिट्स हैं ना, आप उसको अवेल करें। यानी अगर आपके पास कोई कंसेशंस हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने ही दी हुई हैं आपको, यानी फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सफ़र पे गए किसी दूसरे शहर में, अब अल्लाह ताला ने आपको नमाज़ पढ़ने में कंसेशन दी हुई है कि आप 4 के बजाय 2 रकातें पढ़ लें, ठीक है, तो आप पढ़ लें, कोई गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई कंसेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, बिला तशबीह एक बात करूँ सिर्फ समझाने के लिए, टीचर भी है ना भाई, तो आपको अगर कोई कंसेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, तो आप उसको फॉलो करें। आप कोई SRO जो होता है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, उसको आप उसमें इम्प्लीमेंट करें। यानी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि यार अगर आप इसको चाइना से मंगाओगे या इटली से मंगाओगे तो 20% का मिलेगा के ऊपर ड्यूटी देनी है, लेकिन हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है मलेशिया से, आप अगर मलेशिया से मंगाओगे तो 5% ड्यूटी देनी है, आपने मलेशिया से मंगाया, ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर 5% ड्यूटी दे रहे हो, 20% नहीं दे रहे, तो ये तो आपका राइट है ना। तो इट इज़ स्मार्ट टैक्स प्लानिंग कि आपने किस स्मार्टली किस तरीके से देनी है। हाँ, इलीगल क्या होता है? इलीगल बिजनेस प्रैक्टिस ये होती है कि आपने प्रोडक्ट आपकी कोई और है, लेकिन आपने उसको डिक्लेयर किया नहीं नहीं भाई ये जो है ये वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, यानी 20% वाली प्रोडक्ट नहीं है, हालांकि वो प्रोडक्ट 20% वाली है, लेकिन आपने उसको कहा कि नहीं यार ये तो मैं 5% इसके, यानी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि यार आपने कहा कि ये स्मार्ट LED बल्ब जो है इसकी प्राइस या इसका HS कोड नॉर्मल LED बल्ब वाला है, तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, दैट वुड बी इलीगल। अच्छा, हमारे यहाँ ना भेड़ चाल बहुत है, वो कॉमन मसला है हमारा ना। तो होता ही है कि कोई इंपोर्ट करके बेचना शुरू करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो जो लोगों के जहन में भी आता है कि बहुत मार्जिन होगा तभी ये कर रहा है काम, सही है, और वो लग जाते हैं इस पे कि ये इंपोर्ट करके बेचूंगा। तो आज के दिन में जब हम आज खड़े बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा कैलकुलेटर या ऐसा कोई पोर्टल एग्जिस्ट करता है कि मैं आज कैलकुलेट कर लूँ कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद आई है, मुझे ये पेन पसंद आया है, तो इस पर मुझे कितनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ देना पड़ेंगी अगर मुझे ये पेन इंपोर्ट करना है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से? देखिए स्टैंडर्ड रेट तो है, ठीक है, कि आपके पास एक स्टैंडर्ड एक अमाउंट तो आ जाती है कि मैंने एक ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइवेट लोगों के पास भी कैलकुलेटर्स हैं, हमारे पास भी कैलकुलेटर्स हैं कि जिसमें हम अपने क्लाइंट को ये फैसिलिटी देते हैं, पोर्टल बना के देते हैं फिजिबल है या नहीं, कि वो उसको बताता है, लेकिन वो सारी की सारी एस्टिमेशन देता है, सही है, ठीक है, वो प्रोवाइडेड एक स्टैंडर्ड जो होती है ना चीज़, ठीक है, तो वो हम स्टैंडर्ड तो बना के दे सकते हैं, लेकिन हम उसमें ये कंफर्म कोई भी शख्स दुनिया का नहीं कर सकता कि आपने ही अगर रेगुलेशंस पूरी प्रॉपर, यानी देखें मेरे पास जो डाटा है ना वो डाटा है जो कि इम्पोर्टर ने दिया है, ठीक है, अगर इम्पोर्टर ने गलत मुझे डाटा दिया हो तो हाउ शुड आई कैलकुलेट, सही बात, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मुझे कहा कि यार ये जो क्वांटिटी आ रही है ये 200 पीसेज आ रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ये 200 कप्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर कैलकुलेट करके दे दिया कि यार, और उसने मुझे बताया कि ये मेटल के हैं या कि ये जो प्रोडक्ट टाइप है ये प्रोडक्ट टाइप किया, तो मैंने उसके ऊपर HS कोड से कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन जब फिजिकली वो चीज़ यहाँ पर आई और वो गलत निकल आई, डिस्क्रिपेंसी उसमें कोई निकल आई, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो चार्जेस बढ़ते हैं। तो हम एस्टिमेशन तो दे सकते हैं किसी भी चीज़ की, कंफर्मेशन जो है वो अगर आपने चीज़ हमें सही से दी होगी, ठीक है ना, तो हम आपको जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इनिशियल लोग होते हैं, मतलब अब ये कह लें कि अभी नए नए दाखिल हो रहे हैं इंपोर्ट मार्केट में, उनको है कि हम बिजनेस करते हैं, ये वाली चीज़ इंपोर्ट करके बेचेंगे, तो कौन सी प्रोडक्ट्स आपके नज़दीक होती हैं कि रिस्क फ्री हैं, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर? प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए जो करनी चाहिए वो तो लोगों का अपना आइडिया होता है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। देखें कि प्रोडक्ट्स तो बेचता है, देखिए वो प्रोडक्ट्स आप अगर आप नए नए बिजनेस में आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं अब वो आप नहीं करें, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है, आप नए इम्पोर्टर हैं, नए ट्रेडर हैं, पहली चीज़।
फिर वो चीज़ें कि जिसमें एक्सपायरी करीब हो या जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का रेगुलेशंस नहीं पता होती हैं, आपने वो चीज़ मँगा ली, पता चला वो पोर्ट के ऊपर रख के सड़ गई, सही बात है। ठीक है? कोई इस किस्म की कोई चीज़ है जैसे कोई लिविंग बीइंग है कि आपने पता चला आपने कहा यार मुझे पेट इम्पोर्ट करनी है, ठीक है? तो आपने पेट इम्पोर्ट कर दी, वो पोर्ट पे आई हुई है और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब वो पेट बेचारी पोर्ट पे फँसी हुई है, वो तो ऐसी बात है। अब जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो भी हेल्पलेस हैं कि आपको जब तक कोई चीज़ उनको डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करके दोगे तो वो आपकी चीज़ रिलीज़ नहीं करेंगे। वो सब बिला वजह में अब एनिमल है वो परेशान हो रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है और फिर उसमें फिर दूसरा ये कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, आपने मार्केट रिसर्च के बगैर कोई चीज़ नहीं इम्पोर्ट करनी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाई हम मंगाएँगे, दुनिया इसमें कमा रही है, हम भी कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता। पीछे आपने देखना होता है पूरा कुछ। सबसे पहले आप ये देखें कि कुछ सैंपल मंगवा लें। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने सैंपल मंगवाए, बगैर सैंपल के आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी एक लार्ज क्वांटिटी में, तो जो आपने ऑर्डर किया था वो चीज़ नहीं आई और गलत चीज़ आ गई, स्कैम हो गया आपके आपके साथ। तो आप उसके सैंपल मंगवा लें। ठीक है? तो मार्केट नीड आप चेक करें कि भाई उस वक़्त उस प्रोडक्ट की मार्केट नीड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो आपने ध्यान में रखने होते हैं। अगर कोई बिल्कुल नई बंदा इस मार्केट में नहीं आता है, तो वो कौन-सा एक सवाल है जो उसे अपने क्लीयरिंग एजेंट से पूछना चाहिए उसे ट्रस्ट करने से पहले? सबसे पहले तो कस्टम आप जो फैसिलिटेटर, मैं क्लियरिंग एजेंट के बजाय फैसिलिटेटर कहता हूँ क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं ना। ट्रेड फैसिलिटेशन पे ही हमारा अगर पीएचडी भी हमने किया है तो उसको फैसिलिटेटर से तब्दील कर देना चाहिए, मैं समझता हूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि फैसिलिटेशन जो है ना बेसिकली इट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग ट्रेड। ये दैट इज़ फैसिलिटेशन। तो कोई भी ट्रेड फैसिलिटेटर आपको कितना फैसिलिटेट कर सकता है। अगर आप कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं और हायर कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उससे पूछेंगे कि आपको क्या इस चीज़ का तजुर्बा है? क्या आपके पास एक्सपीरियंस है इसको पहले से करने का? इसके ऊपर क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशंस होंगी? क्या आपको उसके ये सैटिस्फैक्शन है कि उसने आपको सही से गाइड कर दिया है? फिर दूसरा ये कि क्या वो इतना वर्दी है कि अगर कोई आपकी डिस्क्रिपेंसी आ जाए, कोई डिस्प्यूट आ जाए, कभी-कभी डिस्प्यूट इसलिए भी आ जाता है कि आपकी भी चीज़ सही है, अगला बंदा आप समझा नहीं पा रहे दूसरे को। कभी-कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई आपने सही काम किया हुआ है, बिल्कुल आप राइटली हो अपनी जगह पे, लेकिन आप दूसरे को समझा नहीं पा रहे, दूसरा समझ भी नहीं रहा। ठीक है? जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके पास दूसरे को नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है, अगला लाज़मी-सी बात है आपको ऊपर तो पेनल्टी होगी ना, आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो आप उसको ये देखना चाहिए कि कितना एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है? वो कितना एजुकेटेड है, कितना प्रोफेशनली काम करता है, कितने साल से काम कर रहे हैं ये लोग और इनकी मार्केट रेपुटेशन कितनी है। ये भी चेक करें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने कस्टमर्स के साथ इनके कस्टमर्स किस टाइप के हैं। ये समझ लो एक तरह का रिश्ता चेक वाला हो गया कि भाई कि भाई इनके रिश्तेदार कैसे हैं, अरे भाई इनके कस्टमर्स कैसे हैं, क्या करप्ट लोग हैं जिनके साथ ये काम करते हैं या नहीं, किस किस्म के इनके साथ लोग इन्वॉल्व हैं। सही। अगर ये कहा जाए कि क्लीयरिंग फैसिलिटेटर जो है, वो इम्पोर्टर के बिज़नेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करके बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, गलत होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना अगर फिर वो फैसिलिटेटर नहीं, ऐसे बंदे को आप एजेंट ही कहें, ऐसे बंदे को फिर आप फैसिलिटेटर ना कहें, ठीक है? मेरा ख़्याल है ऑडियंस समझ गई होगी कि फैसिलिटेटर में और एजेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है? देखिए अगर एक ऐसा शख्स है जो इल्लीगल प्रैक्टिसेज़ में है, वो शख्स सबको ही बर्बाद करेगा। वो ऐसे बर्बाद करेगा कि वो पैसे आपसे पकड़ेगा, आपको ये कहेगा कि यार कस्टम्स में जो है ना वो इतना इसमें अंडर हैंड ये चल रहा है। वो फिर आपकी प्रॉपर अगर इसको ऐसे भी कह लें कि चलो वो तो खैर बात की बात है कि अगर हम इसको ऐसे कह लें कि वो सबसे पहले आपकी गुड्स को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं करेगा। जो एचएस कोड उसको सही से इवेल्युएट नहीं करना, उसको नहीं आता होगा, तो सबसे पहले वो उसी को प्रेजेंट नहीं करेगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि यार क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस किस तरीके की चाहिए, क्या क्या कंप्लाइंस, जो आजकल बहुत ही हमारा एम्फेसिस भी यही है, कंप्लाइंस को फॉलो किया जाए, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, और जो वो किया भी जा रहा है उसके लिए बड़े अच्छे बेहतरीन किस्म के रिफॉर्म्स भी लिए जा रहे हैं। मैं तो बड़ा जो नई डेवलपमेंट है कस्टम्स की, मैं उससे बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये थोड़ा सा लोगों को चैलेंजिंग भी लग रहा है, क्योंकि जब सख्ती होती है थोड़ी सी तो लोग फिर घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन इन दी एंड इसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो मैं बड़ी अच्छी तरीके से पुरुमीद हूँ कि अगर अब एजेंट अच्छा होगा, उसका प्रोफाइल अच्छा होगा, ठीक है, तो वो आपको हर किस्म की फैसिलिटेशन में आपकी भी रेपुटेशन अच्छी होगी, ठीक है। अगर फिर दूसरा एक और चीज़ है इसमें, अगर इसको देखा जाए तो देखें, एक ख़राब एजेंट है जिसके पास इस तरह के कस्टमर्स हैं कि जो अंडर इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, 2 नंबर काम जिसे हम कहते हैं, स्मगलिंग करते हैं, जो भी इस किस्म के काम करते हैं, आप उसके साथ अटैच्ड हो, ठीक है, आप
यानी एक क्लियरिंग एजेंट के साथ 2, 3, 4 जितने भी कस्टमर्स हैं वो अटैच हैं। एक उनमें से करप्ट है और वो उनके साथ करप्शन करता है। आप करप्शन नहीं करते हो, ठीक है? तो जब उसकी इवैल्यूएशन होगी ना उस क्लियरिंग एजेंट की, तो फिर बीइंग एन इम्पोर्टर आपकी भी इवैल्यूएशन होगी कि यार ये एक करप्ट आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये भी करप्शन करता है? ठीक है? तो अब अच्छा चलो आपकी इवैल्यूएशन हुई, वो भी चलो आप क्लियर हो गए। आपकी एक एजेंट के साथ सेटलमेंट है, वो आपकी चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है, आपके प्रोजेक्ट को, आपके प्रोसीजर को वो अच्छी तरीके से जानता है। अगर उसको पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस ब्लॉक किया जाता है। जैसे ही उसका लाइसेंस ब्लॉक किया जाता है तो फिर आपका भी काम रुक जाएगा। अब आपको फटाफट ज़रूरत पड़ेगी कि यार किसी अच्छे एजेंट की तरफ जाएं, किसी अच्छे ऐसे बंदे की तरफ जाएं कि जो आपका काम प्रॉपरली यानी उसको हैंडल कर सके। तो आप पहले ही कोशिश करें कि यार अगर आप फेयर हैं तो ऐसे बंदे से ही डील करें जो खुद भी फेयर है। सही सही। डिजिटलाइजेशन कहते हैं करप्शन को बहुत हद तक कम कर देती है, क्योंकि उसमें पर्सन टू पर्सन डीलिंग कम हो जाती है। यही आइडिया ये पूरे कस्टम के डिपार्टमेंट ने भी अपनाया, होपफुली वहाँ भी कोई फ़र्क आया होगा। तो आप बताएं डिजिटलाइजेशन को इन कस्टम फील्ड कैसे देखते हैं? पहले मैनुअल काम हुआ करता था, हम्म ठीक है? मैंने मैनुअल काम भी किया है। हमसे पहले बड़े-बड़े A3 साइज़ पे टाइपराइटर से GDs जो गुड्स डिक्लेरेशन है वो टाइप हुआ करती थी। फिर उसके बाद एक वन कस्टम्स का दौर आया जिससे फिर प्रिंट आउट निकला करता था, ठीक है? टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर से प्रिंट आउट का दौर आया। उसके बाद फिर एक ऑनलाइन सिस्टम आया जिसे वेबऑक कहते हैं, वेब बेस्ड वन कस्टम्स। वेबऑक जो है वो आया। अब आ गया PSW। अच्छा, PSW एब्रीविएशन है पाकिस्तान सिंगल विंडो का। ये बेसिकली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों की एक बाइंडिंग है जो कि मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये एक बाइंडिंग है कि हम लोगों ने जितनी भी एक एग्रीमेंट हमने किया है, दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है? कि हमने अपने जितने भी इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स या ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। तो उसमें वन ऑफ द थिंग दैट इज डिजिटलाइजेशन, की चीज़ें डिजिटल हो। अब इस डिजिटल होने से ये होता है कि 1 to 1 इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। आप सिस्टम के थ्रू बैठे होते हैं। अभी इस वक्त ये हो रहा है कि हम जब यहाँ से गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि यार कस्टम के किस ऑफिसर के पास मेरा कंसाइनमेंट है वो गया है, ठीक है? वो कराची में ही बैठे हुए किसी जगह पे, मुझे नहीं पता ना, तो अब मैं किस किस को इन्फ्लुएंस करूँ, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने चोर दरवाजे निकाले क्योंकि कराची में बैठे हुए। तो अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है, होने वाला है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन हो ही गया है कि अब हम कराची के जो ट्रेडर होगा उसको हम जब वो गुड्स डिक्लेयर करेगा तो वो इस्लामाबाद, लाहौर या किसी और कलेक्ट्रेट में वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं किसी भी रैंडमली किसी को भी चले जाएगी। तो इससे और मुश्किल हो जाएगा कि किसी को पता ही नहीं होगा कि यार मेरी जो गुड्स हैं वो किसके पास गई हैं, ठीक है? मेरी असेसमेंट कौन करेगा? यानी वो जिसे कहते हैं ना यार, एग्जामिनर से सेटिंग बना लो कुछ पैसे दे के, तो आपको पता ही नहीं एग्जामिनर कौन है, तो आप सेटिंग किससे बनाएंगे? तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है डिजिटलाइजेशन का, पहली चीज़। दूसरा ये है कि भाई सारी चीज़ें स्मूथ हो गई, सिंगल विंडो पर आ गई, ठीक है? तो अब मैन्युअली आपको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जाना पड़ता था कि जी आपने प्लांट प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अलग जाना है, ठीक है? PSQCA का सर्टिफिकेट अलग डिपार्टमेंट से लेना है। तो अब आप सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हर जगह मुख्तलिफ चीज़ों का अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मैनुअल सिस्टम में ट्रैकिंग नहीं थी, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को दिए हुए हैं, वो पता चला साइड में रख के भूल गया और वो क्या, अब डॉक्यूमेंट्स ही गायब हो गए या गायब नहीं हुए तो पता चला कहीं नीचे दब गए। अब आपको ट्रैकिंग हो रही है सिस्टम के थ्रू, कि इंटीमेशन हो रही है कि यार मेरी जो फाइल है वो किस जगह पे इस वक्त मौजूद है, किस प्रोसीजर पे मौजूद है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि यार तो ये फ़ायदा हुआ है डिजिटलाइजेशन का। क्या पाकिस्तानी इंपोर्टर्स कहीं तैयार थे? नहीं, देखिए जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो तैयारी आहिस्ता आहिस्ता होती है, बड़े तो काफ़ी सारी तकलीफ होती है इंसान को। जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो इंसान को, यानी जब चीज़ें मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड होंगी, ठीक है, तो तब भी काफ़ी सारे लोगों को तकलीफें हुई होंगी। अब जैसे हम एक नॉर्मल दौर से AI के दौर में आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया कि यार ये तो काफ़ी सारी जॉब्स खा जाएगा, सब चीज़ें खा जाएगा। लोग तैयार नहीं थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता नई जनरेशन आ रही है, लोग पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं, PhDs इसके ऊपर हो रही हैं, रिसर्चेस इसमें हो रही हैं। मैं एक मिशन लेके चला हूँ कि इसके ऊपर मैं बेनतहा रिसर्चेस करूँगा, और कर भी रहे हैं हम लोग। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ रिसर्चेस के ऊपर हमारी चल रही हैं। ये कि यही तो फैसिलिटेट करना है हमने लोगों को, यही तो इन लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है। जो मेरा कस्टम्स मैटर्स है उसको हमने यही तो इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लोगों को इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार करना है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेड फैसिलिटेशन। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस, इट इज़ अ
इकोसिस्टम जो डेवलप करना है, जहाँ पे हमने कंप्लायंस को फॉलो करना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या कस्टम्स का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि यार पैसे दो और माल छुट जाएगा, जल्द से जल्द होना चाहिए, काम हो जाए, ठीक है, जल्द से जल्द ऐसे हो जाए कि पैसे दे के हो जाए, ये नहीं सोचना चाहिए। लोगों की इकोसिस्टम का मतलब एक पूरा सिस्टम ये डेवलप हो, लोग भी, जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ट्रेडर भी ये सोचा है कि माई रेगुलेशन शुड बी कंप्लीट, माई कंप्लायंस शुड बी कंप्लीट, ठीक है, मैं हर पॉलिसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं मेरी हर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, और उसके बाद मैं कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरा स्मूथली काम हो रहा है। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आपने तस्करा किया अभी बीच में कस्टम मैटर्स, सो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी कस्टम मैटर्स, क्या आइडिया था, क्या जहन में है, क्या अचीव करेंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह? कस्टम्स मैटर्स का जो पीछे सोच है, थिंकिंग है मेरी, वो ये है कि मैंने कहा कि जो हमारा पूरा प्रोसीजर है कस्टम्स का, दैट मैटर्स, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, कि जितनी भी इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, उसके पीछे एक कस्टम्स का एक डेफिनेट इदारा है। तो दैट कस्टम्स या उसके सारे प्रोसीजर्स, दैट मैटर्स, ठीक है। तो अब उसमें हमने ये इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश हमारी है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, मुख्तलिफ ट्रेडर्स के साथ मिलकर, मुख्तलिफ रेगुलेटर्स के साथ मिलकर, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जहाँ पे ये उन लोगों को पता हो, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये पता हो कि रेगुलेशंस और कंप्लायंस को फॉलो करना है। अगर आपको ट्रेड फैसिलिटेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, तो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसे होती है कि आपकी अपनी कंप्लायंस पूरी होगी, तो वो सारी कंप्लायंस ईजिली पूरी हो सकें। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट के जो प्रोसीजर है वो ईजिली मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए अगर मेरे सारे प्री रिक्विजिट्स पूरे हैं, ठीक है। तो ये सारी, एक तो ये चीज़ें, दूसरा ये कि एक इम्पोर्टर को या एक्सपोर्टर को ये पता हो कि मेरा एस्टिमेशन सही है। मैं एक चीज़ पाकिस्तान में मंगवाना चाह रहा हूँ, तो जैसे अभी आपने बात करी कि जी ये भी मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मुझे ये प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पे इतने की पड़ेगी, तो मेरे पास एक नेक्स्ट टू डेफिनेट एक अमाउंट हो, और वो ऐसे आएगी ताकि आपकी सारी कंप्लाइंसेस पूरी होंगी। जब आपकी चीज़ें पूरी होंगी तो आपकी एस्टिमेशन एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है, कि आपने सारे देखें एस्टिमेशन एरर अगर आपके रिड्यूस होंगे तभी तो एस्टिमेशन आपकी एक्यूरेट होगी ना। तो हम इस एरर्स को रिमूव करने की बात करते हैं कस्टम्स मैटर्स में। और आने वाले टाइम में क्या अचीव करने का इरादा है? देखिए, एक इकोसिस्टम बनाने का इरादा है कि जहाँ पे लोगों को इस चीज़ से ज़्यादा कि जी मेरा पैसे दे के काम हो जाएगा, या मैं करप्शन करूँगा, मैं एक एनवायरनमेंट, ऐसा थोड़ा मुश्किल है बात, ये थोड़ा अजीब भी लगती है, लेकिन ये इंशाल्लाह हो आगे की जनरेशन, मैं बड़ा पूरी उम्मीद है इस बात पे, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि लोग ये सोचेंगे कि यार मेरी कंप्लाइंस पूरी हो, मेरे रेगुलेशंस पूरी हो, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का इरादा है। कौन कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स जो आपके जहन के अंदर आती हैं जो आपको लगता है कि हमें लोकल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की करना चाहिए ताकि नए आने वाले स्मॉल बिजनेस जो हैं वो उससे बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए कि भाई एज अ ट्रेडर उसको क्या क्या ये रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने सिस्टम की बात करें, तो हमें जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो क्या, हमारे जो कस्टम ऑफिसर या बाकी रेगुलेशन ये है, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी इस आईटी से अनअवेयर हैं, इतने ज़्यादा उनको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, कि अगर हम बात करें गवादर या दूसरे एरियाज़ में बात करें जो कि रिमोट एरियाज़ हैं, अभी तो हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ कराची की बात तो नहीं हो रही ना, होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के दूसरे एरिया, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पुराने कंप्यूटर्स हैं, हैंग हो जाते हैं, लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ठीक है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक इवेल्युएटर है, उसको इवेल्यूएट करनी है कोई स्पेसिफिक मशीन, तो वो इस स्पेसिफिक मशीन को इवेल्यूएट कर, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर टेक्सटाइल की मशीन को सही तरीके से इवेल्यूएट कर सकता है, तो वो किसी फार्मास्यूटिकल मशीन को भी इवेल्यूएट कर सके। और अगर उसको ये काम दे दिया कि नहीं यार रॉ मटेरियल इवेल्यूएट करना है, तो उसके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इस किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग की हमें ज़रूरत है। फिर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरी दुनिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हमारा अगर हर कंटेनर कस्टम्स पे उतरे और खुल के उसकी एग्जामिनेशन प्रॉपर हो, दिस इज नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। क्यों? इसलिए कि भाई अगर स्टाफ लिमिटेड है ना, अगर ये काम होता चला जाएगा इसी तरीके से,
तो अगर पीछे और कंटेनर्स आ रहे हैं, हर वक्त सैकड़ों कंटेनर्स आ रहे हैं, कितने आप खोल के चेक कर सही सकते हो? बात। तो अब मेरी तो कॉस्ट ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में गया हुआ कंटेनर, ये तो मसाइल आते हैं कि कंटेनर एग्जामिनेशन में गया हुआ है, तो ये इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट ये बताता है कि जो हाई रिस्क आइटम्स हैं उनको एग्जामिन करो, जो लो रिस्क आइटम्स हैं या हाई रिस्क इंपोर्टर है उसको एग्जामिन करो, अच्छी तरीके से एवेल्यूएट करो। तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको मज़ीद डाटा अभी डालने की जो है वो अभी, क्योंकि ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं एल्गोरिथम्स के ऊपर चलते हैं, डाटा के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना? तो इनको मज़ीद डाटा डालने की अभी ज़रूरत है। इस किस्म के हमें रिफॉर्म्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, इकनॉमी फिर क्या कहते हैं अफेक्ट होती है आपके बजट से, और फिर बजट अफेक्ट होता है एक पॉलिसी से जो बंद किताब में कहीं से खुलती है और पता लग जाता है। पॉलिसी पास करने वाले को हमारे मुल्क में पता नहीं होता पॉलिसी कहाँ से आई है, अनफॉर्चुनेट है बट है। पॉइंट इज़ कि जब पॉलिसी आती है और टैरिफ चेंज होते हैं, और टैरिफ चेंज होने से आपकी पूरी प्लानिंग हिल जाती है। लेट से जब मैंने इंपोर्ट करना किसी चीज़ को शुरू किया था तो हो सकता है फिजिबल थी, जब वो पोर्ट पे उतरी है तो वो मेरे लिए फिजिबल ही नहीं रही है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। हम्म। ठीक है, जब मैंने प्लान किया कि मैं अपनी शिपमेंट मंगवाऊंगा तो पॉलिसी कुछ थी, कुछ और थी। जब मैंने एक्चुअल ऑर्डर दिया, ठीक है, अब जब अगर मैं प्लान करूंगा कि मैंने ये चीज़ मंगवानी है अपने किसी कस्टमर के लिए, तो ऑब्वियसली बात है मैं उसके साथ ये पूरा प्लान करूंगा कि मैंने उसको प्राइस क्या देनी है, बीइंग अ सप्लायर अपने कस्टमर को मैंने प्राइस क्या देनी है, मैंने अपनी कैलकुलेशन सारी की। अब अ, आपको एक अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से, यानी जैसे कहते हैं कि फोर्टनाइटली आपका जो है ना ये हो गया कि पॉलिसी चेंज हो गई और आपकी जो ड्यूटी 10% की थी वो 15% या 20% पे हो गई, या फिर उसके ऊपर कुछ सर्टिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट्स बन गई, या वो चीज़ बैन हो गई है इम्पोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना। तो इस अनसर्टेन की वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। ठीक है, तो पॉलिसी अगर कोई भी बनाई जाए ना, तो पॉलिसी की जो सही कैरेक्टरिस्टिक है तो वो ये है कि दैट मस्ट बी रिटेन्ड फॉर, यानी या तो आप बनाए नहीं, लेकिन अगर आपने बनाई है तो उसको एक लंबे अरसे के लिए रिटेन रखें। ठीक है, सोच समझ के पॉलिसी बनाएं और उसको एक लंबे अरसे के लिए रिटेन रखें। फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपने सोच समझ के बना ली, एक रिटेन कर लिया, फिर वक्त के साथ साथ आप बाद में चेंज अगर आप करें तो उसके लिए भी एक सर्टेन टाइम पीरियड दें। वरना ये तो अगर अनसर्टेन अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा तो आपके पास जो इन्वेस्टर है वो कैसे भरोसा करेगा? वो ये कहेगा कि भाई हम तो इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, पता चलता है जी पॉलिसी चेंज हो गई है, हालात चेंज हो गए हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट कोई क्यों लेके आएगा आपके मुल्क में? हम्म। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए जिससे इंपोर्ट करना ईजियर हो जाए लोकल इंपोर्टर के लिए, या फिर और एग्रेसिव पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे लोकल इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो और इंपोर्ट करना मुश्किल होता जाए? एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। हम्म ऐसा नहीं हो सकता कि आप इम्पोर्ट को ख़त्म कर दें, ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट ना करें। दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। क्यों? देखिए, अगर आप इम्पोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाएगी। हम्म। ठीक है, चीज़ें लोगों के लिए महंगी हो जाएंगी, लोगों के पास, यानी अगर हमें ये पता है कि भाई एक साबुन है, आपने लोकली मैन्युफैक्चर्ड ख़रीदना है क्योंकि आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो नाउ पीपल डोंट हैव चॉइस, तो हम्म। उनको लोकली ही कंज्यूम करना होगा। ठीक है, अब जब लोकली कंज्यूम करना होगा तो क्वालिटी जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे अब लोगों को अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, तो ये तो कंपटीशन आपकी मार्केट में नहीं होगा, लोग अपनी मनमानी प्राइसेस चार्ज करना शुरू कर देंगे। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि भाई ऐसी चीज़ें जो लग्जरी गुड्स हैं उसको आप इंपोर्ट के बजाय लोकली आप कहें, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बिला वजह में आपको देना पड़ता है। तो ये जो इस किस्म की जो चीज़ें जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी पार्ट्स हो गए या टेक्नोलॉजी हो गई, इसके ऊपर तो आपको इंपोर्ट की सब्सिडीज़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल आएगा, मशीनरी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके मुल्क में ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, रॉ मटेरियल की वजह से। तो इसकी वजह से ये दोनों इंटर सेक्शन में चल रही हैं कि अगर आपकी इस किस्म की इंपोर्ट ज़्यादा है तो आपकी लोकल इंडस्ट्री बजाय कम होने के ग्रो ही करेगी, आपकी लोकल इंडस्ट्री। सही है, आपने मशीन्स मंगा ली, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, बट अगर आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करते तो ये मशीन ख़राब होंगी, फिर से आपको मशीन बाहर से मंगवाना पड़ेगी, तो ये तो एक सर्कल ही चलता रहेगा ना। बिल्कुल। ऐसे तो कोई जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जॉब्स उससे भी क्रिएट होती हैं। अगर मैं मोबाइल्स इंपोर्ट करने लगूँ तो जो सेल्समैन होगा वो तो पाकिस्तानी होगा ना, सेल्समैन तो मैं ऑब्वियसली इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँगा, बट ये जो वैल्यू है सेल्फ उनकी, ये तो पूरी बाहर चली जाएगी। देखिए ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी तो एक चीज़ है ना, हम्म। यानी आपने अगर इंपोर्ट करी तो आपका डॉलर चला जाएगा गया, बाहर, सही। ठीक है,
अब अगर आपने लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं की, उस डॉलर को दे के आपने यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं की और यहाँ से प्रोडक्शन नहीं की और प्रोडक्शन करके आपने चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट नहीं की, तो डॉलर अगली दफ़ा के लिए होगा ही नहीं आपके पास। तो अभी की पॉलिसी पे क्या रहा है, क्या अभी की पॉलिसी क्या करने की कोशिश कर रही है? देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन बड़ी हैपोजर्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो सबसे पहले रोना रो रहे हैं पेट्रोल का, कि हर रोज़ पेट्रोल की प्राइस चेंज हो जाती है। ठीक है, इम्पोर्टर भी परेशान है, एक्सपोर्टर भी परेशान है, क्योंकि गैस नहीं है, ठीक है, बिजलियाँ नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है इस किस्म का। ठीक है, तो अभी इस वक्त तो बड़ी हैपोजेट कंडीशन है, अनरियलिस्टिक सिचुएशन है कि ऊँट किस करवट बैठता है। एक फिर साथ में जंग भी है साथ में। क्या बनेगा इस मुल्क का? यार अल्लाह तो बचाएगा, इसमें कोई शक नहीं। देखो, लोगों ने हमेशा से लूट के खा रहे हैं, लेकिन मुल्क जो है वो अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम खड़ा हुआ है। तो आगे की हम लोगों की जो नस्ल है ना, ये चीज़ों को अच्छी तरीके से समझती है। ठीक है, यानी हमसे पहले वाले भी समझा करते थे, लेकिन आजकल का बच्चा इस चीज़ को समझता है, इन चीज़ों को समझता है, और वो एक एथिकल और इंटेग्रिटी के साथ काम करना चाहता है। यानी आजकल का 20 साल का 18 साल का बच्चा ये शऊर रखता है कि मुझे आईटी के हवाले से और स्किल्स यूज़ करके मुझे कुछ पैसे कमाना है। तो वो शऊर रखता है, या शऊर बेदार हो जाता है जब, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये ज़्यादा देर तक ये ट्रायंगल जैसे जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ट्रायंगल है, ठीक है, वो ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं रह सकता ना। ठीक है, यानी अगर आपकी सोशल अवेयरनेस है और आप इकोनॉमिकली बेहतर हो गए, तो फिर आपको ऐसे ही लोग अपने ऊपर चाहिए जो कि पॉलिटिकली ठीक हों। अगर पॉलिटिकली ठीक नहीं होंगे वो लोग, तो फिर आप रिटेलिएट करोगे। तो बस उस दिन का इंतज़ार है जब लोग रिटेलिएट करेंगे और इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, इसके अंदर एक कॉस्ट ट्रायंगल के अंदर, और अगेन ये इकोनॉमी से कनेक्टेड है, कि लोग इकोनॉमिकल बेहतर होंगे, जो कि बेहतर होते दिखते नहीं हैं। हमारे तो हालात ये हैं कि जो बड़े बड़े इंपोर्टर हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, पीएनजी ने आई गेस एग्जिट लिया है, तो ये सारे इंपोर्टर ही थे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो इनकी बहुत बहुत लिमिटेड ही थी वैसे ही, ये ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे प्रोडक्ट्स। तो हमारे तो बड़े बड़े इंपोर्टर एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से। इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया। लोगों को, जो बड़ी कंपनीज हैं, देखिए ना, अभी तो सेठिया कल्चर चल रहा है यहाँ पे, जो वो इस तरह की कंपनी चल रही हैं जहाँ सेठिया माहौल है और करप्शन का बाजार जो गर्म कर सकता है वो कर रहा है। जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, कोई कोई ऐसा इन्वेस्टर जो बाहर से आए, जिसको प्रॉपर सिस्टम चाहिए, ट्रेड फैसिलिटेशन की जितनी हमने बात करी, कंप्लायंस, गवर्नेंस वगैरह की, जो कि लोगों को अजीब लग रही होंगी इस वक्त, यार ये क्या दीवानों वाली बातें हैं इस दौर में। ठीक है, तो यही तो बातें हैं कि यार ये इन्वेस्टर तभी तो आएगा जब हम यहाँ देखेगा कि ये चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप एक छोटी सी मिसाल से बात करूँ, आपने घूमने जाना है किसी दूसरे मुल्क, ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जाएंगे, सिर्फ घूमने की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्ट तो दूर की बात है। या फिर ऐसी जगह जाएंगे, युगांडा या कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे पता चला सबसे पहले क्लाशनकोफ आपके ऊपर डाल ली जाए, सही, बताएं। ऑब्वियसली जो ठीक है ना? अमन, ज़्यादा अमन तो होगा जब। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह इसलिए जाएंगे, वहाँ पे पूरा सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है, हर चीज़ आपको पता है कि जी अमन व अमान है, चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, उनको ये पता है कि मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये मेरा सारा प्रोसीजर है। ठीक है, तो इन्वेस्टर जब पैसा लगाएगा तो उसको ये पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि मुझे फैसिलिटेट किया जाएगा हर तरह से, एक प्रोसीजर होगा, एक कंप्लायंस होगी, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। तो दिस इज़ नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ। अच्छा, अभी रिसेंट टाइम में जितनी एसएमईज़ ने ग्रोथ किया, तो हमारी कुछ एसएमईज़ ग्रोथ करने में तो कामयाब हो गई, खासतौर पर जो इंपोर्ट बेस्ड थी, बाहर से कोई प्रोडक्ट लाई गई। टू आईज की बहुत सारी ब्रांड्स हमने रिसेंट टाइम के अंदर देखी, बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करती थी, यहाँ सेल करती थी, बट प्रॉपर सिस्टम बिल्डअप नहीं कर पाता है। क्या वजह होती है इसकी? यही वजह है ना कि सिस्टम हम बिल्ड करना नहीं चाह रहे, सेठिया कल्चर के ऊपर जा रहे हैं। अक्सर ऐसा भी है कि फैमिली बिजनेसेस हैं, वही उसमें एक दूसरे की फैमिली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा, इसने कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया। आपने एक सिस्टम ये नहीं बनाया हुआ कि भाई एक प्रॉपर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, एक एचआर डिपार्टमेंट हो, हर बंदा अकाउंटेबल हो। यहाँ पे सेल्फ ओनरशिप के ऊपर लोग चल रहे हैं कि यार मेरी अपनी अगर बात है, अगर इस वक्त सीट पे मौजूद हूँ, ठीक है, तो काम चलेगा, अगर मैं सीट पे मौजूद नहीं हूँ तो फिर इसके मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये अगर आप सिस्टम डेवलप नहीं करोगे तो आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते। फ्यूचर में आप ग्रोथ नहीं करोगे, क्योंकि आप बीमार हो, ठीक है, या आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हो, तो आप किसी को, अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। आप तो इसलिए आपको एक पूरा प्रोसीजर बनाना है, एक सिस्टम बनाना है, ताकि
उसमें हायरिंग हो, ठीक है, एचआर का, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस हो, ठीक है, आप अगर नहीं भी हैं, ठीक है, तो आपके पीछे काम चल रहा है। अच्छा, और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको खुद को है। बीइंग अगर आप बिज़नेस ओनर हो और आप ये पूरा सिस्टम बनाते हो, तो अब आपको वर्कर के बजाय देखिए 3 प्रोसेस हैं किसी भी इंसान के, ठीक है? या तो आप वर्कर बन जाओ, मतलब सबसे पहले आप वर्कर ही काम करते हो। अगर आपने कोई स्टार्टअप लिया है, कोई आप एंटरप्रेन्योर बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आप वर्कर हो। वर्कर के बाद आप मैनेजर बन जाते हो, यानी आपने लोग हायर कर लिए, अब आपके बिहाफ पे लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा है जो कि बड़ा मज़ेदार है, दैट वुड बी आप स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हो कि अब आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है? तो अब ये हमारे ऊपर, अगर हम सिस्टम बनाएंगे तो अपने कंट्रोल में चीज़ें रखने के लिए कि नहीं यार, मैंने अगर सिस्टम बना दिया, एक पूरी एसओपी बना दी, तो अब मेरा एम्प्लॉय भी वो सारी चीज़ें समझ जाएगा जो मुझे पता है, तो मैं वो काम करूँ। सिर्फ इसीलिए तो नहीं करते ना लोगों को, दूसरे को नहीं देते कि दूसरा भी सीख जाएगा, फिर मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो ये सोचने के बजाय लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार, मैं भी तो ग्रो करूंगा साथ में। अगर मैंने पूरा सिस्टम बना दिया, तो उसके बाद मैं स्ट्रेटेजिस्ट बन जाऊंगा, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाऊंगा। सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे माशाल्लाह से आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप माई ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।